सभी को गुड इवनिंग। सभी दोस्त कैसे हैं? सभी की तैयारी अपने अपने लगन में लगे हुए हैं। सब अपनी लाइन पे अपने ध्यान है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। सबका सपना है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, थोड़ी घर की स्थिति, परिवार की स्थिति सुधर जाए। मित्र दोस्त जो भी हो, आप जैसे भी हो, बस अपने जीवन में हिम्मत मत हारना। हम बार बार यही कह रहे हैं, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको। ये मत कहना कि हमसे ये नहीं होगा भाई, ये कहना कि हम इस काम को कर लेंगे। देखिए अब दोस्तों, कुछ हम देखिए इसके बाद में जैसे आपका सीटेट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम जीआईसी, टीजीटी, जीआईसी एलटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, पीजीटी, बायोलॉजी की क्लास कराएंगे और क्लास हमारी चल भी रही हैं। आज का टॉपिक रहेगा आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और बायोलॉजी प्लस हम यूजीसी नेट सोशोलॉजी क्लास जल्दी ही चालू होने जा रही है। फिर उसके बाद में हम यूजीसी नेट सोशोलॉजी क्लास जल्दी ही चालू होने जा रही है। जो विद्यार्थी सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी ही हम सोशोलॉजी क्लास जल्दी ही चालू करेंगे। बस थोड़ा सा सीटेट की जो क्लास है जल्दी कंप्लीट, वो पेपर कंप्लीट हो जाने दो। बायोलॉजी तो हम क्लास करा ही रहे हैं, कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज आपकी बायोलॉजी क्लास रहेगी और सोशोलॉजी की जल्दी होने जा रही है क्लास आपकी। और आज की जो क्लास रहेगी आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जीआईसी एलटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, पीजीटी, बायोलॉजी। इस पर हमारा फोकस रहेगा। जो भी विद्यार्थी बायोलॉजी से हैं वो हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं जीआईसी एलटी, टीजीटी, तो अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास चालू कर लेते हैं। पहले प्रश्न बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की और संकेत करती है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा जो शब्दावली है वो किसकी ओर संकेत करती है? अगर हम संकेत की बात कर लें, किसकी ओर वो संकेत करती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर, या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली, अगर हम शब्दावली की बात कर लेते हैं तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अपना अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये आंसर आपको सही है। थोड़ा सा जान लें। देखिए, औपचारिक शिक्षा या आपकी स्कूली शिक्षा में पाठ्य चर्चा या पाठ्यक्रम किसी भी विद्यालय कॉलेज में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम संबंधी कार्य सहित विद्यालयों के उन संपूर्ण कार्यक्रमों व शैक्षिक सामग्रियों को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। जिसमें व्यक्ति प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर हम बात कर लें ये वर्ष, अगर हम बात कर लें वर्ष 1918 को, वर्ष 1918 को आपकी क्या है? पाठ्य चर्चा, पाठ्य चर्चा, पाठ्य चर्चा पर प्रथम पुस्तक द करिकुलम लंच फ्रैंकलिन कोविल द्वारा प्रकाशित की गई थी। फ्रैंकलिन कोविल द्वारा प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? 1918 को। कौन सी? फ्रैंकलिन कोविल द्वारा द करिकुलम पुस्तक लंच की गई थी पाठ्य चर्चा पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न आपका, निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। अब निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। अगर हम बात कर ले शरीर शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, या आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगर हम बात करें निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है तो आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो सी आंसर इसका सही है, क्योंकि देखिए निचली जो कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मुख्यतः विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। क्योंकि निचली जो कक्षाओं बच्चों में याद रखने, सीखने और समस्याओं को हल करने की बौद्धिक क्षमता अत्यंत होती है। इसलिए शिक्षण की जो खेल पद्धति इन कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, क्योंकि इनसे बच्चे सीखने व समायोजन में स्वयं अभिप्रेरित होते हैं। अब जीन पियाजे कहते हैं, इसी में जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों की विकसित
मानसिक क्षमता में खेल एक बड़ी भूमिका है। ये जीन पियाजे कहते हैं, अगर प्रश्न बनता है आपका कि बच्चों की विकसित मानसिक क्षमता में खेल का एक बड़ी भूमिका है, तो इसमें प्रश्न ये किसने कहा था? तो ये जीन पियाजे ने कहा था। दूसरा प्रश्न आपका तीसरा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? अनुक्रिया करता है। अगर हम अनुक्रिया की बात कर ले, ये किससे संबंधित है? देखिए, परिस्थितियों की अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की प्राप्ति अनुक्रिया करता है। ये किससे आपका संबंध है? सीखने का सादृश्य नियम या सीखने का प्रभाव का नियम? अगर अनुक्रिया मतलब है सीखने का प्रभाव का नियम, तो बी आंसर इसका सही है, सीखने का प्रभाव का नियम। सीखने के प्रभाव के नियम से संबंध में होने के फलस्वरूप एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। चौथा प्रश्न आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार है आपका, या गणितीय विकार है, या पठन विकार है, या व्यवहार संबंधी विकार है? और डिसलेक्सिया की बात कर लेते हैं तो पठन विकार ही हो सकता है इसका, तो सी आंसर सही है, क्योंकि पठन विकार है। देखिए, पठन विकार या पढ़ने की अक्षमता से संबंधित, क्योंकि पढ़ने की अक्षमता से यह संबंधित है। क्या आपका डिसलेक्सिया? पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यह विशेष विद्यालयों विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों विशेष शिक्षकों द्वारा। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा किससे करानी चाहिए, अगर हम पाँचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो अन्य समान बच्चों के साथ, मतलब ए आंसर ठीक है इसमें, क्योंकि राष्ट्रीय जो पाठ्य रूपरेखा आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत स्कूलों में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की संस्कृति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों में सामान्य व विशेष को एक ही स्थान पर अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब सभी बच्चों के साथ एक ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, हमारी जो एनसीएम 2005 कहता है आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। छठे प्रश्न में बात कर लें, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, या विद्यार्थियों को बुद्धिमान औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, या शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। अगर हम नए नए तरीकों का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चा सीखेगा कुछ, तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, देखिए ये प्रश्न कह रहा है आपके विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों को उपाधि देना। अगर हम छठे प्रश्न की बात करें तो आपका बी आंसर सही है, बी आंसर। देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के प्रति सचेत होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका कुप्रभाव कक्षा के अन्य क्षेत्रों पर पड़ सकता है। सातवें प्रश्न बात कर लेते हैं, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, या अभिव्यक्तियों में नवीनता या जिज्ञासा। अगर हम सातवें प्रश्न की बात कर लें, दूसरों के साथ नहीं है, तो देखिए सृजनात्मकता ये भी हो सकता है, और ये भी है आपका अभिव्यक्ति का नवीनता, ये भी है, जिज्ञासा भी है। तो इसका यह है दूसरों के साथ झगड़ना, ये सच आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो आपका सातवें का बी आंसर ठीक है। देखिए, दूसरों बच्चों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। अगर हम मनोविज्ञान टर्मन ने 140 और उससे ऊपर की बुद्धि लब्धि वाले बालक को छात्रों को प्रतिभाशाली माना था, किसने? अब पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो टर्मन ने दिया था। अगर सृजनात्मक विचार, अगर हम व्यक्ति के नवीनतम जिज्ञासु प्राप्ति का होना चाहिए, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण यही हैं आपके। आठवां प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है।
देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपना समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, कोहलबर्ग को या स्किनर को? तो ये किसने कहा था? देखिए बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, तो किसने कहा था? ये पियाजे ने कहा था। ए आंसर सही है। देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन बाल मनोविज्ञानी जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं। जीन पियाजे के बुद्धि के क्रमिक विकास को 4 चरणों में अवस्थाओं को वर्गीकृत किया था। पहली थी आपकी इंद्रियजन्य गमक अवस्था, दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथी आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जीन पियाजे ने ही दी थी। 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, ये किस पर दर्शाता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। यह विद्यालयों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगर हम 9वें प्रश्न की बात करें, देखिए उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो डी आंसर इसका ठीक है। क्योंकि जो कृतिका अक्सर है घर पर कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है, तो इसका सर्वपूर्ण कारण ये हो सकता है कि उसकी बातों का विचार को घर में कम और विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती हो, इसलिए वह अपने घर को विद्यालय में अधिक सहज पाती है, जिसके कारण विद्यालय में अधिक बात वो करना पसंद करती है घर के बजाय। 10वां प्रश्न आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोवैज्ञानिक? अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लें, इस क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध रखता है, तो आपका शिक्षा मनोवैज्ञानिक। कौन सा आंसर सही है? आपका डी आंसर ठीक है। देखिए शिक्षा जो मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें शिक्षार्थी को शैक्षिक परिस्थितियों तथा वातावरण से संबंध करके उसके क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को उन सभी ज्ञान तथा प्रविधियों से संबंधित माना है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छे प्रकार से समझकर निपुणता प्रवीणता को निर्धारित कर ले। यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित माना जा सकता है। 11वें प्रश्न बात कर लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया का अभिप्रेरणा है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। पिछले सीखे को नए अधिगम से अलग करती है। विद्यार्थियों को एक दिशा में सोच को योग्य बनाती है। यह विद्यार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लें तो देखिए प्रश्न आपका सही है। देखो सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, तो डी आंसर इसका ठीक है। क्योंकि सीखना अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से अधिगम के व्यापार में परिवर्तन किया जाते हैं, जबकि अभिप्रेरणा किसी बुनियादी अभिप्रेरक से संचालित या व्यावरांज्य स्थिति से होता है, जिसके भसीभूत होकर व्यक्ति किसी भी समय विशेष पर अपने किसी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति है तो किसी भी विशेष प्रकार की लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के लिए मजबूर रहता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 12वां प्रश्न आपका, सीखना संबद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के अंत क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगर हम 12वें प्रश्न बात करें तो यही आंसर देखिए कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी दूसरे अंत क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ये आंसर ही ठीक है, बाकी पढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं है। देखिए सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में चर्चा करें जिसमें विद्यार्थी उस विषय में एक दूसरे से अंत क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्योंकि शिक्षक के पास अनुभव व बाह्य जगत का ज्ञान अधिक होता है, इसलिए यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में शिक्षार्थियों के मध्य चर्चा करेगा तो शिक्षार्थियों को उसे ग्रहण करने में अत्यधिक सहज होगी। जैसे किसी बारिश वाले दिन में कक्षा में मानसून या आकाशीय बिजली बादलों के प्रकार व वर्षा के प्रकार व कारणों की चर्चा करना। सीखना आदतों ज्ञान और
अभिवृत्तियों का सर्जन है। ये किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने कहा था। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं है, नहीं बनाना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं, ए ऑप्शन कह रहा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसको अगर हम बात कर रहे हैं हम 13 प्रश्न की, नहीं है। यह सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। सीखना लक्ष्य प्रक्रिया होती है, ये भी ठीक है। डी अन अधिगम सीखने की प्रक्रिया है। इसमें पूछा नहीं बनाना चाहिए, तो ए आंसर ही ठीक है। ये आंसर कह रहा है कि देखिए अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीकों से व्यवहार करना या व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। परंतु सीखने की जो प्रक्रिया है में शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है जहां अधिगम प्राप्त होता है। परिपक्वन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभव इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति जीवन पर्याप्त कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। 14वां प्रश्न कह रहा है आपका, कक्षा वो 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ये ऑप्शन कह रहा है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि माता पिता, विद्यार्थियों के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि सतत कक्षा में के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यापार किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। सीडी के किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से समानता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो सी आंसर ही ठीक है इसका, क्योंकि देखिए विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यापार किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर सिर्फ है, इसको सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ कर लेना। क्या है इसको? ये सिर्फ, ये क्या है? सिर्फ। और सीडी के माध्यम से समानता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो कौन सा आंसर ठीक है इसका? सी आंसर इसका सही है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 5वीं जो कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्यता रूप से व्यापार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी जैसे सहायक शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ अपनी सामान्य व्यापार करें। इस विषय का व्यापक रूप से दिशा निर्देश राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर नेशनल 2005 में यह सुझाव दिया गया था। एनसीएफ 2005 में यह सुझाव दिया गया था। 15वां प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर, देखिए 15 प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाएगा? पढ़ने की उत्सुकता को, धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धति और विषयों को ज्ञान में दक्षता या अति मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता। अगर हम इस बात करें पढ़ने की सबसे अच्छा क्या माना जाएगा तो हमारा धैर्य और दृढ़ता। बी आंसर इसका ठीक है। देखिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होती है, क्योंकि कक्षा शिक्षक की मुख्य कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता की विशेषता समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें खेल शिक्षण पद्धतियों से विषय का ज्ञान कराया जाता है, जैसे किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी विधि। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम भी इसलिए मातृभाषा में रखा जाता है। कक्षा शिक्षण की सफलता शिक्षक एवं छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संबंध में ही निहित होती है। 15वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगर हम इसकी बात को माने तो आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, डी आंसर इसका ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि आपका वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अगर वस्तुओं किसी भी चिंतन को प्रारंभ कर देता है, कौन सी अवस्था कहलाती है? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए बच्चों में प्रौढ़ होने तक के विकास और संवर्धन के समय में बालक के चिंतन व ज्ञान के विकास की संकल्पना को जीन पियाजे ने व्यवस्थित रूप से 4 चरणों में वर्गीकृत किया था। जब बच्चा आयु सौपन के तीसरे चरण 7 से 11 वर्ष के माध्यम तो उसे मूल सक्रियात्मक अवस्था से पहुंचता है। तब अगर बच्चा तार्किक रूप व वस्तुओं व घटनाओं को विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो उस वस्तु के बीच संबंध या असमानता दूरी को विसंगतता को भी समझने लगता है। इस चरण को हम चिंतन अधिगम क्रमबद्ध या तार्किक होना प्रारंभ कहा जाता है। 17वां प्रश्न आपका 17वां प्रश्न कह रहा है आपका, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पाठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदलें, नहीं। सी ऑप्शन कह रहा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए थी। ये आंसर इसका सटीक है। देखिए आपको एक सही आंसर सटीक देखना है और बच्चे की तरफ आपका प्रश्न जाना चाहिए, ना कि अपनी तरफ, तो आपका प्रश्न सही जो होगा। ये ध्यान आपको रख के चलना है। जो भी मित्र पेपर की तैयारी कर रहे हैं सीटेट के, बच्चे की तरफ प्रश्न होना चाहिए, ना कि अपनी तरफ। देखिए यदि कोई शिक्षक यदि इस लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण पूरी कक्षा को कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिसके कारण कुछ छात्र एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं, कुछ छात्र सामूहिक रूप से पाठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप अपने आप पढ़ते हैं, इस स्थिति में बच्चों के बैठने पर किसी भी अभिभावक को आपत्ति होती है या उन्हें उचित प्रतीत नहीं होता, तो सर्वप्रथम अभिभावक को शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास के साथ साथ शिक्षक की शिक्षण विधि पर भी भरोसा रखना चाहिए। प्रश्न बहुत इजी है सीटेट के, सिर्फ सीटेट थोड़ा सा समझना है आपको बच्चों। ऐसा तैयारी कर लेना कि प्रश्न पढ़ते पढ़ते आपको आंसर आ जाए। देखिए 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? अगर अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात कर लेते हैं, कौन सा अंतर्दृष्टि सिद्धांत पूछ लेता है कि किसने बढ़ावा दिया था, तो इसी का किसने दिया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ये आंसर इसका सही है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक ने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनिस्ट थ्योरी के प्रवर्तक कोलर थे और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने परिस्थितियों को ही सही प्रत्यक्षीकरण को ही अंतर्दृष्टि कहा था। 19वां प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। तो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्टताओं की बात कर लेते हैं। 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने कहा था? तो किसने? तो पियाजे द्वारा। डी आंसर इसका सही है। देखिए बाल मनोविज्ञान जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास पर संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। बात कर लेते हैं। पहली संवेदनात्मक अवस्था, दूसरा आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथी आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 20वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो कौन सा है आपका ऑप्शन? किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, या पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? प्रश्न कह रहा है कि बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो आपकी किशोर अवस्था में हो जाते हैं। ये आंसर इसका सही है। किशोर अवस्था में बच्चों अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं
किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में भी तेजी में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी कुछ हूँ, यदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास के विषय किशोरावस्था की सूचक ये प्रबलियाँ होती हैं। 21वां प्रश्न है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रनुमुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ। अगर हम 21वें प्रश्न की बात कर लें तो अग्रनुमुखी बी आंसर इसका सही है। देखिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, तो इससे अग्रनुमुखी, अग्रनुमुखी के बारे में जान लेते हैं क्या है अग्रनुमुखी। देखिए, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रनुमुखी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि सामाजिकरण का प्रारंभ परिवार से होता है। परिवार में माता पिता का आचरण, संस्कृति, सदस्यों का आचरण, शिक्षा स्तर, आर्थिक स्तर या आपका पारिवारिक संरक्षण, सहयोग, पालन पोषण इत्यादि का बालकों के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आचरण तथा व्यवहार करने का भी प्रयास करता है। बाईसवां प्रश्न कह रहा है, विकास कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित। देखिए, 22वां प्रश्न कह रहा है, विकास कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, विचार किससे, अंत संबंध का सिद्धांत है या निरंतरता का सिद्धांत है। तो देखिए, विकास कभी भी समाप्त होने वाली ना प्रक्रिया, तो कौन सा होगा आपका, निरंतरता का सिद्धांत, बी आंसर इसका सही है। देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया का शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यदि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती, कभी तीव्र तो कभी मंद होती है, परंतु अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी भी रुकती नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें प्रश्न आपका, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय में कक्षा का पर्यावरण या सभागार या घर। वह देखिए, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। संज्ञानात्मक विकास में तो कौन सा होगा, विद्यालय व कक्षा का पर्यावरण, बी आंसर सही है इसका। देखिए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण सबसे उपयुक्त स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां विद्यार्थी की ज्ञान संबंधी अवस्थाओं तथा उसकी शैक्षणिक समस्याओं का निदान प्रदान किया जा सकता है। 24वां प्रश्न कह रहा आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की सहायक क्षमता रखता है, या नहीं है वह जो, बी ऑप्शन कह रहा है इसमें, वह जो प्रभावपूर्ण व उचित तरीकों से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये भी ठीक है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी ठीक है। वह जो नए परिवेश को स्वयं को सामाजिक कर सकता है, ये भी सही है। देखिए, उसको पूछा नहीं है तो हमें नहीं वाला प्रश्न निकालना है। तो देखिए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की सहायक क्षमता रखता है, तो ये आंसर इसका सही है। मतलब देखिए, बुद्धिमान बच्चों का ये लक्षण नहीं है कि वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बल्कि बुद्धिमान बच्चा वह है जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, अमूर्त विचारों पर भी सोचता हो तथा नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता भी रखता है। 25वां प्रश्न है, को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतांक माना जाता है। कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। देखिए, यह कक्षा में एकदम खामोश है।
कोई एक अभिप्रेरित शिक्षा देखिए, शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य को एक अभिप्रेरित, अगर हम 25वें प्रश्न बात कर लें, 25वें प्रश्न तो यानी कि शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न पूछना कोई एक अभिप्रेरित, सी आंसर इसका सही है। देखिए, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए प्रदान करता है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होती है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यापार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। 26वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, नहीं पूछा इसमें। अगर हम नहीं की बात करें तो सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता ये है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये नहीं है। तो नहीं 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 पूछा था, बस सी आंसर इसका सही है, नहीं निकालना हमें इसमें। देखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये क्रियाएं मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक व आदिगम की न होकर जैविक या शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जो स्वयं संचालित होती हैं। स्किनर के शब्दों में शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है। ये 27वां प्रश्न, मन का मानचित्र संबंधित है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो अगर हम 27वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी आंसर इसका ठीक है। मन का मानचित्र का तात्पर्य है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, अर्थात किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य की पूरी रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए, जिससे कार्य के दौरान गलतियों को गुंजाइश ना हो और कार्य पूर्ण रूप से आपका संपन्न हो जाए। तो ये है आपकी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 28वां प्रश्न, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की सीखी संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, अगर इसकी या महंगी और चमकदार सहायक सामग्री है ये तो काट दो, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना ये भी नहीं, कहानी कथन तो ये सब काट दो हमारा, तो ए आंसर इसका सही है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये सुझाती है कि यह सुझाव देती है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सर्वाधिक बेहतर तरीका है कि अगर किसी बालक विद्यार्थी को कुछ अधिगम प्रदान करता है तो उसके लिए एक शिक्षक पद्धति के बजाय उसकी मानसिक योग्यता, बुद्धि, लब्धि या क्षमता के अनुसार उस पर विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, संबोधित करना ही उसकी प्राथमिक स्तर को छात्र को पूर्ण रूप से समझ आ जाती है या आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29वां प्रश्न, पियाजे। 29वां प्रश्न कह रहा है पियाजे। देखिए, पियाजे के अनुसार में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? अगर हम अमूर्त संकल्पनाओं की बात कर लेते हैं तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष की, बी ऑप्शन है। औपचारिक सकारात्मक अवस्था जो 11 वर्ष एवं ऊपर है। अमूर्त संकल्पना की बात हो रही है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, तो इसका आपका बी आंसर ही ठीक है, क्योंकि ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर है। औपचारिक जो सक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर, एक बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। औपचारिक सक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, जिसमें बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति की अंतिम अवस्था है, जिसमें बालक उद्दीपकों की विशेषता या उपयोगिता के बारे में विचार चिंतन कर सकता है
अगर हम औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में बालक के विचार परिपक्व होना भी प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का शोषण करता है। अगर सृजनात्मक शोषण की बात कर लें तो अच्छी शिक्षा के व्यापारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों को शिक्षण। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का शोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। 30वें प्रश्न की तो देखिए प्रश्न देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का शोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका बी आंसर ही इसका ठीक है। प्रत्येक शिक्षार्थी की जो अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का, प्रश्न करने के अवसर की जो उपलब्ध इत्यादि करने के विद्यार्थियों को सृजनात्मकता का पोषण होता है, जिसके अतिरिक्त कक्षा में लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण शिक्षक छात्र को कहीं भी बैठने या पाठ पठन करने की अनुमति प्रदान करता है जब भी विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं CDP आपकी, या CDP या शिक्षा शास्त्र बाल विकास। फ्रेंड्स, इसके बाद में आपकी बायोलॉजी क्लास रहेगी TGT PGT सभी के लिए। कल थोड़ा नेट का इशू था इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लास आपकी बायोलॉजी और आपका CTET की क्लास चल रही है। जल्द ही क्लास आपकी सोशोलॉजी UGC नेट की चालू होने जा रही है। भाई दोस्त, दूसरी क्लास जल्दी ही बायोलॉजी की शुरू होने जा रही है आपकी। बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना, क्योंकि पेपर पर ध्यान रखना दोस्तों।